आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी हमारे सिलेबस में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आज सभी टोटल बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आप सभी को दिए हैं, ये पुस्तक के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में नहीं है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी में, जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसमें अगर यदि हम डीपली पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ने पे जो क्वेश्चन हमें प्राप्त होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन यही वही वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। और उस सिलेबस को डीपली पढ़ के मैंने ये बहुविकल्पीय स्वयं तैयार की है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। और यदि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे तो समझ लेना इससे बाहर नहीं आएगा, समझ लेना, ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि फलानी बात किसने कही थी, फलानी बात किसने कही थी, या ये मत किसका था, ये फलाना मत किसका था, तो हो सकता है क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर चले जाए, मेरी वीडियो से बाहर चले जाए। लेकिन यदि इन चीज़ों को छोड़कर आपसे कुछ डीपली पूछ लेगा तो कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी को मेरी ये वीडियो आराम से देखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आराम से धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से ये बहुविकल्प क्वेश्चन आप सभी को तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आप ये बहुविकल्प क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इस सिलेबस में और अधिक बहुविकल्प क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुविकल्प क्वेश्चन है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वीडियो में आज हम कवर करेंगे बहुविकल्प प्रश्नों। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है। देखिए 1990 का जो दशक था, 1990 से 2000 ईस्वी तक जो 10 साल का जो दशक है, 10 साल है, यह 10 साल में भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑकबर्न ने रेडियो के आविष्कार से होने वाले कितने परिवर्तनों का उल्लेख किया है। देखिए ऑकबर्न एक समाजशास्त्री थे और उन्होंने रेडियो से होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने कुल 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया था। 150 परिवर्तन ऐसे थे जो रेडियो के कारण उत्पन्न हुए थे और उनका वर्णन उन्होंने अपने पुस्तक में किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, किसने सांस्कृतिक विलंबना को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारक माना है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण माना है ऑकबर्न ने, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों की विवेचना सर्वप्रथम की थी। देखिए सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों को किसने प्रतिपादित किया, या ये क्वेश्चन देखिए आपसे, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांत को किसने दिया, सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया, सर्वप्रथम किसने दिया। तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम आर्थिक सिद्धांत दिया था सामाजिक परिवर्तन का। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, इस चीज को आपको बारीकी से समझना बेहद आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावयवी एकता का क्या अर्थ है। ठीक है, सावयवी एकता में आपको बता दूं, जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसके विभिन्न चरण होते हैं। तो विभिन्न चरणों से होकर जो गुजरती है वो चीज़ें अनेक लोगों के माध्यम से गुजरती है। तो उनके जो लोगों का एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भय होना ही सावयवी एकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, किसी विशेष वस्तु के निर्माण के लिए लोगों का परस्पर निर्भर होना, ठीक। जो शहर है वो कच्चे प्रोडक्ट पे गांव पे निर्भर है। अगर गांव खत्म हो जाए या गांव वाले मना कर दे, बहिष्कार कर दे, तो शहर तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे शहर। तो एक दूसरे पे निर्भर है ये चीज़ है। कोई चीज़ हम कोई प्रोडक्ट निर्माण करता है तो उस चीज़ प्रोडक्ट के निर्माण के लिए परस्पर निर्भरता होती है लोगों की एक दूसरे के ऊपर। तो इस निर्भरता को ही सावयवी एकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्ध विकास का व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था। उद्ध विकास का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन चार्ल्स डार्विन ने किया था। देखिए चार्ल्स डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था, उद्ध विकास, आपको पता है कि पहले मनुष्य बंदर था, फिर मनुष्य ये इस तरीके से बंदरों की पीढ़ी आगे आगे मनुष्य बन गई। तो ये जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को उद्ध विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उद्ध विकास का व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्ध विकास को किसी भी एक दिशा में होने वाला परिवर्तन किसने कहा। देखिए ऑकबर्न और निमकॉफ ने
उद्विकास को एक दिशा में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन कहा था। देखिए, इस क्वेश्चन को याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, आप सभी को बता दूं। आप एक कल्पना करिए कि एक नीम का पेड़ है, ठीक है, नीम का पेड़ है, उस पर कॉफी के दाने उगे हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखिए तभी तो हम याद कर पाएंगे। नीम के पेड़ पर कॉफी के दाने उगे हुए हैं और उसके नीम के पेड़ में आग लग गई है, ठीक है, नीम के पेड़ में आग लग गई है। तो जो आग लग गई है वो पेड़, आग लगने के कारण, आग लगने के कारण वो जल गया पेड़, और फिर जब आग बुझ गई तो वो पेड़ एक दिशा में लंबी, एक दिशा में लंबा उगने लगा, एक दिशा में सीधा सीधा उगने लगा। मतलब उसके आसपास की कोई डाली नहीं हो रही है, सिर्फ एक डाली लंबी दिशा में और आकाश की तरफ जाती हुई डाली उग रही है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं एक दिशा में होने वाला परिवर्तन। तो इस तरीके से नीम से याद आएगा और कॉफ़ी के बीचों से याद आ जाएगा हमें निम कॉफ, और आग से याद आ जाएगा ऑग, वरना आग लग गई नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रिक मैंने बनाई है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने परिवार की संरचना में होने वाले परिवर्तन को उद्विकासीय आधार पर स्पष्ट किया था? देखिए, लेविस मॉर्गन ने परिवार की संरचना में होने वाले परिवर्तन को उद्विकासीय आधार पर स्पष्ट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत देने वाले समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। ठीक है, अब आपको नाम बताने हैं। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे याद कर पाएंगे। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। देखिए, परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत है। एक आप कल्पना करिए कि एक रोड है लंबा, एक रोड है लंबा, सिर्फ रोड की कल्पना करनी है, और रोड के बीच में आप सभी को पता है एक लाइन होती है, सफ़ेद सफ़ेद भरी हुई एक लाइन होती है। तो आप कल्पना कीजिए कि पेंसिल से लाइन बना दी है, किसने? रेखा बना दी है, रेखा। ठीक है, उस रोड पर रेखीय, तो रेखा से याद आएगा, रोड पर रेखा बनी हुई है, ठीक है, रेखा से याद आ जाएगा रेखीय सिद्धांत, और पेंसिल से रेखा बनाई है। ठीक है, तो इस पेंसिल से याद आएगा स्पेंसर, पेंसिल से याद आएगा स्पेंसर, स्पेंसर ने रेखा बना दी रोड के बीच में, स्पेंसर ने रेखा बना दी रोड के बीच में। ठीक है, और कॉम्टे, एक आदमी ने उस रेखा को बीच में से काट दिया, एक आदमी ने रेखा को बीच में से काट दिया, रबड़ लेके या किसी भी चीज़ से, मान लो उस रेखा को काट दिया। ठीक है, रेखा को काट दिया उसने, तो काटने, रेखा को काट दिया, तो रेखा काटने से याद आएगा कॉम्टे, काटने से याद आ जाएगा हमें कॉम्टे। ठीक है, अब रेखा को काट दिया तो उसके जो रोड था उस पर पेंसिल से रेखा बनाई थी और रोड को काट दिया था, उसके आगे एक और आदमी खड़ा हो गया और उसने उसको, उस मार्ग को बंद कर दिया, उस मार्ग को बंद कर दिया उसने, है ना, मार्ग को उसने बंद कर दिया। तो मार्ग को बंद कर दिया, तो मार्ग को बंद करने से याद आएगा मार्गन, मार्ग पर खड़ा होगा, मार्ग को बंद कर दिया उसने, तो मार्गन 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 मार्गन। ठीक है, मार्गन। और वो वेवलिन, उसकी बीवी भी वहाँ पे आ गई और वो लेने लगा, मतलब वो उसके उसके बीवी के पास बच्चा था और वो अपने उसके बच्चे को अपनी गोद में लेने लगा। ठीक है, मार्गन जो आदमी था वो बीवी के जो बच्चे को अपनी गोद में लेने लगा, बेवलिन लेने लगा, बेबी को लेने लगा, मार्गन बेबी को लेने लगा। मार्गन जो था, मार्ग को अवरुद्ध करके जो खड़ा था मार्गन, मार्गन बीवी से लेने लगा, बीवी से लेने लगा, तो बीवी से लेने लगा तो याद आ जाएगा इससे हमें बेवलिन, बेबी से लेने लगा, क्या लेने लगा? बेबी लेने लगा, बेवलिन, बेवलिन। इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने ट्रिक से याद कर लिया। नेक्स्ट आते हैं चक्रीय सिद्धांत की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए, एक कल्पना करिए कि परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को देने वाले समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत को प्रतिपादक देखिए स्पेंगलर थे, मुख्य प्रतिपादक सभी थे। तो ठीक है, इस तरीके से आपको कैसे याद करने समाजशास्त्रियों के नाम चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत। तो आपको एक कल्पना करिए कि समुद्र में एक हॉल बन गया है, ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल में सारी चीज़ें समा जाती है, तो ऐसे समुद्र में एक हॉल बन गया है, उस हॉल में पानी घूम घूम के एक चक्रवात आया हुआ है, चक्रवात घूम रहा है उस हॉल के चारों तरफ, तो पानी घूम घूम के उस हॉल में घुस रहा है, उस ब्लैक हॉल में घुस रहा है। तो एक आपने देखा होगा, यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा, पानी में घेरा होता है, तो वो सारा पानी उसके अंदर जा रहा होता है, उस होल से के अंदर समुद्र का पानी या नदी का पानी जा रहा होता है। एक कल्पना कर लीजिए, ऐसा ही होल, एक ऐसा ही चक्र मतलब चक्रवात आया हुआ है समुद्र में। तो समुद्र में आया हुआ है स्पेंगलर, सोरोकिन, परेटो। ठीक है, आप कल्पना करिए कि पानी के सिप है, 3 पानी के सिप हैं और तीनों पानी के सिप उस चक्रवात के चारों तरफ घूमने लगे, वो भी डूबने वाले हैं, लेकिन डूबेगा कोई नहीं। आपको जो वीडियो अपने माइंड में बनानी, पिक्चर बनानी है, उसमें ये ध्यान रखना, डूबेगा कोई नहीं। डूबेगा क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने एक स्पेंगलर मान ली, इसको स्पेंगलर से आप ऐसे मान लीजिए जैसे
और एक होता है ना कपड़े टांगने का जो होता है, ठीक है, एक उस टाइप में कुछ ऐसा है, एल्युमिनियम का बना हुआ है कुछ ऐसा, बांस का सा मान लीजिए आप इस चीज़ों का मान लीजिए, जो शिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शिप से जुड़ा हुआ है, वो हवा में जाके एक ही जगह टच कर रहा है, ठीक है, जैसे गोल टच कर रहा है तो उसी से जुड़ा हुआ तीनों सिप, और वो तीनों सिप उसी के सारे एक दूसरे, तो पानी घूम रहा है तो सिप भी घूमने लग रहा है, सिप भी घूमने लग रहा है, ठीक है, सिप घूम रहे हैं, और वो स्पेंगलर से जुड़े हुए हैं, तीनों चीज़ें, जो तीनों चीज़ें सिप है वो स्पेंगलर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्पेंगलर से जुड़े हुए हैं तो चक्रीय सिद्धांत से याद आ जाएगा हमें, स्पेंगलर स्पेंगलर से जुड़े हुए, ठीक है। अब वो जो सिप है उस सिप में कुछ सैनिक है या आदमी है जो परेड कर रहे हैं, शिप में परेड कर रहे हैं, अपने अपने शिप में तीन चार चार आदमी जो परेड कर रहे हैं, और उन्होंने आर्मी की वेशभूषा पहन रखी है, तो वो परेड कर रहे हैं अपने अपने शिप में, और उन्हें पूरा विश्वास है ये डूबेगा नहीं, वो परेड कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, और परेड कर रहे हैं, तो परेड परेड से याद आ जाएगा परेटो, परेड से याद आ जाएगा परेटो, और फिर क्या करें, परेड करने के बाद थक गए तो सोने लगे, आराम से सोने लगे, सिर्फ घूमने लग रहा है, स्पेंगलर से जुड़ा हुए, और वो सिर्फ घूमने लग रहा है, चक्रवात में सिर्फ घूमने लग रहा है, और उन्हें परेड करने के बाद फिर वो सो गए, सोने से याद आ जाएगा सोरोकिन, स्पेंगलर, परेटो, सोरोकिन, इस ट्रिक से हमें तीनों समाजशास्त्रियों के नाम याद हो गए, ठीक है, याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सबसे पहले किसने किया था? देखिए स्पेंगलर ने नहीं किया था, सबसे पहले किया था जीन बोर्डन किया था, जीन बोर्डन ने। अब आप एक कल्पना ये कर लीजिए, जो स्पेंगलर से तीनों शिप जुड़े हुए हैं, वो स्पेंगलर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, स्पेंगलर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि चक्र, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ चक्र, तो बोर्ड से याद आ जाएगा बोर्डन, चक्र सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, या किसने विचार प्रस्तुत किया चक्र सिद्धांत का? तो इसका किसने किया था? बोर्डन ने बोर्ड लगा हुआ, बोर्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रेखीय सिद्धांत का दूसरा नाम। देखिए रेखीय सिद्धांत का दूसरा नाम है प्राविधिक सिद्धांत, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की अंतिम अवस्था का नाम क्या है? चिंतन की अंतिम अवस्था का नाम है प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर, चिंतन की अंतिम अवस्था। देखिए चिंतन के विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं, पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा वैज्ञानिक स्तर। देखिए धार्मिक स्तर वो होता है जब मनुष्य संसार को और जीवन को, हर चीज को धर्म के दृष्टिकोण से देखता है। जब तर्क हावी होने लगता है और धर्म की मान्यता कमजोर होने लगती है तो वो तात्विक स्तर कहलाता है। मनुष्य तर्क करने लगता है तो तात्विक स्तर कहलाता है, ठीक है। और जब तर्क हावी हो जाता है और धर्म कमजोर हो जाता है, नास्तिक हो जाता है आदमी, तो वैज्ञानिक स्तर होता है। इसका कहने का मतलब विज्ञान धर्म को नहीं मानता है, इसका कहने का मतलब है, मैंने जो आपको बताया था ना, अध्यात्म और विज्ञानवाद के खिलाफ जो षड्यंत्र समाजशास्त्र रूपी विषय में है, वो इस छोटे से बात में भी आया हुआ है, इस छोटे से इस सिद्धांत में भी आया हुआ है। देख लीजिए कितने व्यापक षड्यंत्र कह सकते हो वो भरे हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम छोड़ दें तो मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ समाजशास्त्र की। पॉजिटिव चीज़ ये है, इसमें एक से एक अच्छा सिद्धांत भी है, लेकिन हाँ, हालांकि उन सिद्धांतों की दुनिया में बहुत कम चर्चा होती है, और नास्तिकों के सिद्धांत दुनिया में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। और प्रतिपादक रहे समाजशास्त्री, उनके पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, जो अध्यात्म के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है, ऐसे सिद्धांत दुनिया में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्यों उन्हें एक षड्यंत्र के तहत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रमुख प्रौद्योगिकी निश्चयवादी विचारक का नाम लिखिए, ठीक है। एक प्रौद्योगिकी निश्चयवादी विचारक है हमारे वेवलेन। प्रौद्योगिकी निश्चयवादी, देखिए जो मार्गन था उसने बेबी से लेने का निश्चय कर लिया था। जो मार्गन था उसने बेबी से लेने का निश्चय कर लिया था। तो इस तरीके से निश्चयवादी, उसने निश्चय कर लिया। निश्चयवादी कौन था? वेवलिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये किसने कहा? या परेटो ने कहा। मैं देखो इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है, तो ट्रिक कैसे करनी है, एक देखिए कुलीन लोगों की एक कब्र बना हुआ है, कुलीन लोगों की कब्र बनी हुई है, और कुलीन लोगों की जो कब्र बनी हुई है उस कब्र के चारों ओर कुछ लोग परेड कर रहे हैं। कुलीन लोगों की जो कब्र बनी हुई है, कब्र के चारों ओर परेड कर रहे हैं। तो परेड से याद आया परेटो, क्वेश्चन हो गया, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक या जैविक के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, ठीक है।
प्राकृतिक या जैविक आधार पर। देखिए देखिए प्राकृतिक का मतलब एक जैविकीय, यह एक समानार्थी अर्थ है। प्राकृतिक का समानार्थी क्या है? जैविकीय। आपने सुना होगा प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, और रासायनिक खेती नुकसानदायक है, रासायनिक खेती नुकसानदायक, ये शब्द सुने होंगे आपने। ठीक है, प्राकृतिक खेती को जैविक खेती भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक का समानार्थी शब्द है जैविक। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करेंगे कि प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया? देखिए माल्थस डबलडे कोराडो ने किया। माल्थस डबलडे कोराडो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक आधार पर जननांकीय सिद्धांत देने वाले समाजशास्त्री कौन है? सामाजिक आधार पर जननांकीय सिद्धांत देने वाले हैं केनन रॉबिन्सन, हेनरी जॉर्ज, W.स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। बहुविकल्पी में आने की, अति लघु में आने की बेहद संभावना है इस क्वेश्चन की। नहीं, क्वेश्चन है जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है। याद रखना आप, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है। इसका अनुपात क्या होता है? 1:2, 4:4 यह अनुपात होता है। ठीक है, खाद्य सामग्री में होने वाली वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है। इसका रेशियो होता है 1:2, 3:4, इस तरीके से होता है। देखिए गणितीय और ज्यामितीय, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से करनी है कि ज्यामितीय खाद्य सामग्री होने वाली वृद्धि गणितीय होती है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ज्यामितीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नैसर्गिक प्रतिबंध से क्या तात्पर्य है? नैसर्गिक प्रतिबंध में आपको बता दूं कि मनुष्य की जो जनसंख्या होती है अत्यधिक बढ़ जाती है जब, तो उस पर प्रकृति नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या प्रकृति को पसंद नहीं है। क्योंकि प्रकृति, या तो प्रकृति का विनाश हो जाएगा या तो मनुष्य का विनाश हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जब समन्वय रहेगा, दोनों का जब संतुलन रहेगा, तब दोनों का जीवन संभव है। प्रकृति का भी जीवन संभव है और मनुष्य का भी जीवन संभव है, और बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन तो असंभव है, ध्यान रखना। ठीक है, जब मनुष्य की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति उस पर लगाम लगाने की प्राकृतिक उपाय करती है। इस प्राकृतिक उपायों को ही नैसर्गिक प्रतिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरोधक प्रतिबंध। देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए मनुष्य के द्वारा जो प्राय अपनाए जाते हैं, तरीका अपनाए जाते हैं मनुष्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, तो ये निरोधक प्रतिबंध कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण क्या है? गर्भ निरोधक, ये उदाहरण है इसके। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नैसर्गिक प्रतिबंध का उदाहरण क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भी आ सकता है नैसर्गिक प्रतिबंध का उदाहरण नहीं है। बहुविकल्प में आ सकता है महामारी। ठीक है, तो आपको नैसर्गिक प्रतिबंध का उदाहरण नहीं है तो आपको गर्भ निरोधक करना है, ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि निरोधक प्रतिबंध का उदाहरण नहीं है। बहुविकल्प क्वेश्चन में दे रखा होगा कि महामारी, तो आपको महामारी राइट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है बहुत अच्छी तरीके, हर पहलू को, क्वेश्चन के हर पहलू को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श जनसंख्या वह है जिसमें, देखिए आदर्श जनसंख्या क्या होती है? आदर्श जनसंख्या क्या होती है? आदर्श जनसंख्या वो होती है कि श्रम शक्ति उत्पादन के अन्य साधनों के अनुपात में हो। श्रम शक्ति उत्पादन के अन्य साधनों के अनुपात में हो, इसी को आदर्श जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों का, उन आर्थिक कारकों के अन्य नाम बताइए। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों का आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का क्रम क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करना। प्रौद्योगिकी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन की संबंधों में परिवर्तन और वर्ग संघर्ष का जन्म। ठीक है, अब आपको इस तरीकों को ट्रिक याद करने के, कैसे याद करेंगे? देखो इसका पहला है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप लगा लीजिए कि पूरी प्रौद्योगिकी में गोल घेरा आप उंगली से खींच लीजिए कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन होगा। ठीक है, और उत्पादन की प्रणाली में उसी गोल रेखा को जहाँ से खींचा था वहीं ले आए आप, और उसी रेखा को सीधे गोल ले जाइए। ठीक है, आधा गोला लेना है, मतलब कहने का मतलब है कि उस रेखा को सीधे ऊपर तक ले जाइए, तो ये उत्पादन की प्रणाली होगी। तो इससे याद आ जाएगा हमें उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन। अब उस रेखा को दोबारा गोल घुमा दीजिए और कुछ लोगों को या कुछ डॉट डॉट को उस गोल रेखा में प्रकट कीजिए आप। ठीक है, उत्पादन के संबंध, ये इससे प्रकट, डॉट डॉट से याद आ जाएगा संबंध, उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन। अब जो डॉट डॉट से ये भी याद आ जाएगा वर्ग संघर्ष होने लगा, इससे हमें याद आ जाएगा वर्ग संघर्ष का जन्म। तो पांचवा तो है ये सामाजिक परिवर्तन, ये ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक प्रारंभ हुआ 1766 से वास्तविक प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कानून कब पारित हुआ, है ना, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकी पर आधारित पहला छापेखाना कब बनाया गया, कहाँ स्थापित हुआ? 1440 में यूरोप में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा प्रारंभ किया गया था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाचार पत्रों को निष्पक्ष सूचना उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। देखिए, संस्थाओं के नाम है पीटीआई यूएनआई। पीटीआई से याद आ जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई से यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ठीक है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कौन सी संस्था बनाए रखती है? भारतीय प्रेस परिषद। देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसे इंग्लिश में कहते हैं। भारतीय प्रेस परिषद भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 तक भारत में कुल कितने रेडियो केंद्र थे? 414 केंद्र थे। प्राइवेट सेक्टर द्वारा एफएम रेडियो सेक्टरों की स्थापना की शुरुआत कब से की गई? 2002 से शुरुआत की गई। आज़ादी से पूर्व आकाशवाणी का क्या नाम था? आज़ादी से पूर्व आकाशवाणी का नाम था ऑल इंडिया रेडियो। आज़ादी से पूर्व आकाशवाणी का नाम था ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ हुआ 15 सितंबर 1959 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए प्रयोग रूप में शुरू हुआ था। भारत में टेलीविजन का प्रारंभ विधिवत रूप से हुआ, जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, इन शहरों में शुरू हुआ था। तो विधिवत शुरू हुआ था 1975 से। वर्ष 2021 तक भारत में कितने प्राइवेट टीवी चैनल थे? 900 प्राइवेट टीवी चैनल थे 2021 तक भारत में। और 2021 की गणना के अनुसार भारत में कितने मोबाइल उपभोक्ता हैं? 74 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के प्रयत्न। देखिए, प्रसार भारती अधिनियम कब आया? 1990 में। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड आया 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 18 मई 2006 को। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लेना। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? देखिए, मार्शल मैक्लूहॉन ने दी। आप ऐसे याद करेंगे ट्रिक से कि एक मार्शल आर्ट का जन्मदाता था। एक मार्शल ने ये सोची कि मैं इसका वैश्वीकरण करूंगा। ठीक है। वैश्वीकरण की अवधारणा किसने दी? मार्शल ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने सांस्कृतिक परिवर्तनों को सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया? श्रीनिवास ने प्रकट किया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। भोपाल में दलित बुद्धिजीवियों का महासम्मेलन कब हुआ? 13 जनवरी 2002 को। 13 जनवरी 2002 को भोपाल में दलित बुद्धिजीवियों का महासम्मेलन शुरू हुआ था। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने, वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और दीर्घ क्वेश्चन और लघु क्वेश्चन का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 90% पेपर उसी वीडियो में से आएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।